बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर ठंड बढ़ रही है। पंजाब में भी अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। खैर यहाँ पर लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो स्मॉग के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो भी इस ठंड की लपेट में आ रही है। मतलब ठंड प्रोग्राम ही है, क्योंकि हमें तो ये पता है अपेरेंटली कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने, आज की तारीख में एटलीस्ट जब मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन इंतखाबात वाला माहौल लग कोई नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इमरान खान पर क़यामत टूट पड़ी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक केस में तो उनको बरियत मिल गई है, बाकी उनका सिर्फ एक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस वाला रह गया मामला। उधर से भी उनको क्लियरेंस मिल जाएगी, एटलीस्ट आसार तो यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद कैंपेनिंग का पूरा सिलसिला है, किस तरह से कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि इनकी जो 16 महीने की जो हुकूमत थी उसकी तो परफॉर्मेंस तो निगरान हुकूमत से भी ज़्यादा ख़राब है। और हाँ, निगरान हुकूमत से मुझे याद आया, और जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से याद है, मैंने अभी पीछे एक वीडियो भी की है कि स्टॉक एक्सचेंज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, डॉलर जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें भी अभी दोबारा कमी हो जाएगी। तो द पॉइंट इज़ के मुल्क थोड़ा सा ना ज़रा संभल रहा है, राइट। और फिर ऐसे में अगर ये आवाज़ें आना शुरू हो जाएँ कि जी शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। अच्छा, मैं ये बात कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। मैं ये बात इसलिए खुल के कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बीवी तो है नहीं ना, और मेरे ऊपर वो शर्त लागू नहीं होती जो काजी फाइज ईसा साहब ने लगाई थी। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि जो इलेक्शंस हैं वो फरवरी में ना हों, और बल्कि इलेक्शंस जो हैं वो जुलाई, अगस्त या सितंबर, इन 3 महीनों में आगे जा कर के हों, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, कहाँ से खबरें आ रही हैं। तो अगर आप इन सारों को मिल मिला के बात करें तो अगर वर्ल्ड कप ही नहीं होना, देखिए हमारे लिए इंतखाबात ही वर्ल्ड कप हैं, और अगर वर्ल्ड कप नहीं होने के आसार नज़र आ रहे हैं तो भाईजान फिर तो माहौल ठंडा ही है ना, फिर तो मौसम की तरह ठंडा है। और अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं तो फिर तो भाई वैसे ही माहौल बहुत ठंडा है, तो फिर इतनी ठंड क्यों है? थोड़ा सा ज़रा माहौल को गरमाना चाहिए। और साथ ही साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने डिस्कस करनी है, वो है जी नून लीग के अंदर फड्डे चल रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंच गई है क्वेटा, बलूचिस्तान को फतह करने के लिए, वहाँ पर अपने कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए कि अब क्या क्या बचा है, क्या हम वहाँ से कुछ लोगों को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते तो क्या करें फिर, अपना हम लोहा कैसे मनवाएं। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 16 महीने की जब निगरान हुकूमत बनी थी तो लग ये रहा था, और उस टाइम तक हर कोई ये कह रहा था, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल, कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी, जिसकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। लेकिन आफ्टर 16 मंथ्स सबसे ज़्यादा घाटे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उसकी वजह यह है कि सिंध भी उनके हाथ से आज की तारीख में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको सबसे ज़्यादा पावर हिट लगा है। नून लीग को तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था ना, डिस्क्वालीफाई भी थे, मुल्क से बाहर भी थे, बेटी भी डिस्क्वालीफाई थी, इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। एक शरीफ ख़ानदान में से, शरीफ परिवार में से एक हमजा शहबाज थे जिनको मौका मिला चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन वो कुछ अपना दमखम दिखा नहीं सके। और एक शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अपना दमखम दिखाया, उन्होंने सेटिंग कर ली। बाजवा साहब के साथ भी उनका बड़ा अच्छा रिलेशन बन गया। हालांकि नवाज शरीफ साहब तो वही बाजवा साहब कहते रहते थे कि नहीं, सॉरी, नवाज शरीफ साहब वही बाजवा साहब नहीं कहते थे, वो इमरान खान कहते थे। नवाज शरीफ साहब कहते थे बाजवा साहब, ये आप ही का गंद है, आप ही इसको समेटें। और इसके अलावा फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी उनका एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप बना शहबाज शरीफ साहब का। सो शुरुआत कर लेते हैं कि जो इमरान खान पर अब जो क़यामत गिरी, वो जो क़यामत गिरी है वो ये है कि वो जो ओए जज ज़ेबा थी ना, उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन जज का जो मुकदमा चल रहा था, जो मामला चल रहा था, उसके अंदर इन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर की हुई थी। अब जब नवाज शरीफ साहब को बरियत मिल गई तो लग ये रहा था कि बैलेंस करने के लिए लोगों को लग रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद बैलेंस आउट करने के लिए इमरान खान साहब को भी बरियत मिल जाए। लेकिन ये इत्तफाक कहूँ या सितम ज़रीफ़ी कहूँ या वाकई में कहूँ, इमरान खान के ऊपर क़यामत गिर गई कि वो टीवी के ऊपर एक तरफ देख रहे हैं फट्टे पे फट्टा, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग के नवाज शरीफ, अरे भाई वो
जो है उनको बरियत मिल गई, और फिर नवाज शरीफ का साउंड बाइट चल रहा है, फिर नवाज शरीफ का रिएक्शन चल रहा है, और फिर नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को ताना मार रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यू नो। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और वहाँ पे साथ ही एक नीचे जो है लाइन, एक छोटी सी लाइन, वो जैसे होती है ना अखबारों के ज़माने के अंदर, कोई तीसरे चौथे पन्ने के ऊपर एक सिंगल लाइन खबर छप जाए, वो वाला हाल इमरान खान साहब की खबर की ट्रीटमेंट का था। टीवी पर तो वैसे ही उनका नाम नहीं चल सकता, तो वो लिखा हुआ था कि जी वो जो ओए जज साहब वाले जो मामला है ना, उसके अंदर इमरान खान साहब की जो बरियत है उसकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। तो एक तो ये टाइटा फिश हो गया सीन, ये तो मतलब क़यामत से कम नहीं थी बात। दूसरी ये भी बात क़यामत से कम नहीं थी कि इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा स्टंट खेला कि जी मैं खुद नॉमिनेट करता हूँ कि मैं अब नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं जो हूँ खुद नॉमिनेट करूँगा जिसको मैं करना चाहता हूँ, जो कि बाद में पता चला कि गौहर खान साहब हैं। बट उसको इस तरीक़े से देखना चाहिए जिस तरीक़े से मैं आपको बता रही हूँ, और वो तरीक़ा ये है कि इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पीटीआई को छोड़ते थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अन्नीवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मतलब ये भी गंदा, वो भी गंदा, इमरान खान भी गंदे, और पॉलिसी भी गंदी, और हर चीज़ ख़राब। लेकिन इमरान खान साहब ने भी सब कुछ वही किया, सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने अपनी जो बातें थी वो अपने वकीलों के मुंह में डाल करके बाहर उनको भेज दिया कि जाएं जी जाके आप मीडिया को बता दें कि जी मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की आड़ के अंदर पार्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। अगर पार्टी के नफ़ा नुकसान की इतनी परवाह होती इमरान खान साहब को, तो क्या नौमे ही करते? क्या पार्टी को इतना रिस्क पे रखते? क्या इतनी जान जोखों में डालते पॉलिटिकल पार्टी की कि बल्ले के निशान के ऊपर भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती? सो ये सिर्फ इमरान खान साहब के मंजन है, और ये इसलिए मंजन है क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि इमरान खान साहब पर वाकई वड्डी वाली क़यामत टूट पड़ी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी आ जाए जी बात, जब मैं नून लीग के फड्डों की बात करती हूँ, नून लीग के फड्डों की बात ये है कि इन्होंने अभी एक पूरी लिस्ट जारी की है इंतखाबात के हवाले से कि किस तरह से इलेक्शन सेल और इलेक्शन के मामलात को किन किन लोगों ने देखना है। 35 लोगों की लिस्ट है। उन 35 लोगों में मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था एज ए वुमेन एंड एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड नोइंग लिटिल बिट अबाउट पॉलिटिक्स, मेरा तो ये इंटरेस्ट है कि मैं ज़रा देखूँ कि कितनी ख़वातीन है। अब तो अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि नून लीग तो ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे वो हुकूमत में है। नून लीग का तर्ज ये वाला नहीं है कि उनको कैंपेन में जाना है या उनको कुछ करना है। उनका सिर्फ एक ही तर्ज है कि जी वो हुकूमत में है और बस अब सिर्फ उन्होंने उन्हीं कुर्सियों पर बैठना है वजारतों की। नवाज शरीफ इनसे अलग है। नवाज शरीफ को मैं बिल्कुल अलग करूंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि नवाज शरीफ की स्ट्रगल अलग है। नवाज शरीफ को पहले अपनी वो इज्जत लेनी है, वो वाली इज्जत जो कि साजिश के तहत नवाज शरीफ से ली गई थी, ठीक है। लेकिन जो बाकी पीएमएलएन है वो उनका सारा फोकस इसी पर है कि हाँ जी मतलब अभी जब भी पोर्टफोलियो आएगा तो हम कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। अब वो जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शंस के हवाले से जो तमाम तर जो लिस्टें आई हैं, उन 35 लोगों में सिर्फ 2 ख़वातीन हैं। बूझो तो जाने कौन? अरे भाई कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। एक मरीम नवाज़, ज़ाहिर सी बात है, पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, और ऑफ कोर्स उन्होंने मेहनत भी बहुत की। उनका नाम बिल्कुल मेरिट पर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे उनके नाम से कोई एतराज़ नहीं है। जो दूसरा नाम है वो मरीम औरंगज़ेब का है। ठीक है, ओके फाइन, आपने उनका नाम डाल दिया, लेकिन मुझे एतराज़ है। मुझे इसलिए एतराज़ है क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है। तो जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनका क्यों है नाम? मरीम नवाज़ साहिबा की मुझे इसलिए समझ आती है क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो वो इलेक्शन लड़ेंगी ना। मरीम नवाज़ कभी भी ये नहीं कहती कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, बल्कि मैं अगर आपको बताऊं, मरीम नवाज़ बहुत एम्बिशियस है। वो तो इलेक्शन कब से लड़ना चाहती हैं। उनके ऊपर तो कदगन थी कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ, मरीम नवाज़ 2-3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगी, और जिस मरीम नवाज़ को मैं थोड़ा बहुत जितना भी जानती हूँ, मुझे पता है कि वो एम्बिशियस हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। वो उन लोगों में से नहीं है कि जो अपने अब्बा जी को बोलेंगी कि बाबूजी आप मेरा नाम ना रिजर्व सीट्स पे डाल दें। बट मरीम औरंगज़ेब ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। चलें जी, आपने फिर भी डाल दिया नाम, ओके कोई बात नहीं, आपने डाल दिया। आप बाकी ख़वातीन के तो नाम डाल देते। मतलब कोई 2-4 और ख़वातीन होती हैं, आपने तो अपना वो 10% ख़वातीन के नाम भी नहीं उसमें डाले। मतलब आपके पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही हैं। मतलब मुश्किल वक्त में इतनी ख़वातीन ने इनका जो है वो साथ दिया है। अज़मा बुखारी ने बहुत ओपनली आकर के बोला है। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ओपनली आके इनको डिफेंड करती रही हैं। शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा मतलब मेरे प्रोग्राम्स में आकर के भी, एंड आई ऑल्सो नो शज़ा पर्सनली ऑल्सो बिकॉज हम लोग सेम स्कूल से हैं, शी वॉज़ माई जूनियर।
इन माई स्कूल एंड उसके बाद से ही तब से हमारा एक ताल्लुक़ है। एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, चीज़ों को समझती हैं, लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। फिर जाहिर सी बात है उनको सेंटर में काम करने का मौका भी मिला। बेशक रिजर्व सीट पर हैं, बेशक ये रिजर्व सीट पर हैं, बट यूथ है, एक्चुअली वो यूथ है, उनका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, रुमीना खुर्शीद आलम हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई मीन मैं तो बहुत ज़्यादा नाम ले सकती हूँ। नौशीन इफ्तिखार हैं, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा। मतलब आपको और कोई खातून नहीं मिली जिनका आपने नाम उसमें डालना था। अभी इनकरेजमेंट के लिए बंदा डाल देता है। हम अगर ख़वातीन एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसी और से क्या मतलब तवज्जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो ख़वातीन के ऊपर तवज्जो दे या ख़वातीन के पार्लियामान में रोल के ऊपर तवज्जो दे। इलेक्शन इज़ अ सीरियस बिजनेस, क्या उसकी प्लानिंग के लिए ख़वातीन नहीं चाहिए? मतलब अगर आप लिस्ट देखें, बात फिर बड़ी अजीब व गरीब सी हो जाएगी। लिस्ट में कोई 6-7 लोग तो रिश्तेदारी में भुगताए गए हैं, बाकी जो लोग हैं वो इसलिए भुगताए गए हैं कि जी हर शहर से कोई ना कोई उठाना था या हर सूबे से कोई ना कोई उठाना था। तो भाईजान कुछ तो ख़वातीन को आप दे देते। अगर ख़ानदान के अंदर ही आपने सारी चीज़ें रखनी है या जानने वालों के अंदर ही अगर सारी चीज़ें रखनी है, तो मैं तो ये कहूँगी कि ये साजिश है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। इसहाक डार साहब के ऊपर मुझे कंप्लीट फेथ है। मैं इसहाक डार साहब को सुन रही थी, ही इज़ अ जेंटलमैन। इस हवाले से उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है और हम बाकायदा साइंटिफिक तरीके से तमाम टिकटें वगैरह हर चीज़ अलॉट करेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये जो लिस्ट आई है 35 लोगों की भी, इसमें भी मैंने शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करके हमने ये काम किया है। सो मैं मलबा इसहाक डार पर नहीं डालूंगी और ना मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि इसहाक डार खुद बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की मुशावरत के बाद ये 35 लोगों की लिस्ट निकाल रहे हैं। तो अगर नून लीग की हरकतें यही रहनी है, अगर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने एक दफ़ा फिर से अपने ताहयात कायद के खिलाफ साजिश करनी है, एक रॉन्ग टीम लेकर के, एक्सपीरियंस अच्छी बात है, एक्सपीरियंस अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ एक एक्चुअली पता क्या, जब इनको अभी भी हुकूमत मिली थी ये 16 महीने वाली, इनको एक सीनियर के साथ, एक बड़े वजीर के साथ एक छोटा वजीर अटैच करना चाहिए था। ठीक है, 16 महीने से पहले भी हम इनको यही समझाते रहे थे, क्योंकि यूथ इनकी पार्टी में भी है लेकिन ये उसको पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं। अली परवेज इज़ अ वेरी गुड नेम बट आई डिडंट सी हिम एनीवेयर, लाइक यू नो। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी तो लगेगा कि शायद मैं उनके काम को काम नहीं समझ रही हूँ, बट द पॉइंट इज़ अभी निहाल हाशमी साहब, इतना मुश्किल वक्त उन्होंने देखा सिंध में, उनको ही मतलब कंसिडर कर लेते यू नो। तो ये बिल्कुल लिस्टों की समझना है, तो इसको लेकर के एक फड्डा चल रहा है। इसके अलावा जो मेजर फड्डा एक और है जिसके लिए एक ड्यूटी भी असाइन की गई है, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ड्यूटी असाइन की है, क्योंकि देखें पीडीएम बनाने के लिए जिन पार्टीज़ ने नून लीग को सपोर्ट किया था, अब वो पार्टीज़ अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं। बाप हो गई या एमक्यूएम का चैप्टर पाकिस्तान का हो गया, या फिर अभी मैं ये कहूँ ये जो काफ लीग का चैप्टर है, ठीक है, अभी इसके भी ये भी तो चैप्टर है ना पूरा ही, एनीवेज, तो इनके साथ प्रॉमिसेस किए गए। अब मामला ये है कि जहाँ जहाँ पे काफ लीग को एडजस्ट करना है या करने की बातें हो रही हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जो जो बातें हो रही हैं वहाँ पर जो नून लीगी लोग हैं वो भड़क उठे। वो सीधी तरह बोल रहे हैं कि भाई हम पूरी ज़िंदगी चौधरीज़ के ख़िलाफ़ हम सियासत करते रहे हैं, अब हम उनके साथ बैठ जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है और अगर नून लीग इलाकों के अंदर काफ लीग के कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रही है, तो जो लीगी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ लेते हैं, पीरियड। ठीक है जी, सानू की अगर पार्टी में सानू चाहिए नहीं, अगर पार्टी जो है हमारी मुश्किल वक्त की खिदमात को सराह नहीं रही है। सो मामला ये है, गुजरात हो गया, चकवाल हो गया, बहावलपुर हो गया, ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ लीग को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, या एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि अभी मैं बार बार ये कह रही हूँ अभी तक फाइनल नहीं है कि इनके साथ यही होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो है कि उनको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये फड्डे हो गए हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑफकोर्स वो अपने लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, प्लस वो सरमायाकारों से बात भी कर रहे हैं, वो अपनी एक PR बना रहे हैं, यू नो। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भाई आप ये जो जितने भी फड्डे हो रहे हैं पार्टी के अंदर, इनको आप रिजॉल्व करें। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं जी मुफाहमत, सबको साथ लेकर के चलना है, पर उनका एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि इस वक्त नून लीग है हॉट केक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस चाहिए, बिलावल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर के चल रहे हैं, उनके अभी वो सूरत हाल नहीं है कि उनको जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कुछ खास मिलेगा, राइट। सो सारा प्रेशर नून लीग पर आ रहा है, सारा प्रेशर नून लीग पर आ रहा है, उनको सबको अकोमोडेट भी करना है, और इस चक्कर के अंदर जो है आपस में फड्डे भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर अपने रिश्तेदारों को भी देखना है।
तो ये जो मामला है ना, ये मैं समझती हूँ कि नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा महाज होगा। और मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ और मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ कि नए लोगों को चांस दें, नई टीम बनाएं। यकीन करें, नए लोगों को चांस दें, नई टीम बनाएं। आप ही की अपनी पार्टी में नए लोग हैं, आप नए लोगों को ऊपर लेकर के आए जो कि यंग हैं, यूथ हैं, उनको आप अपने साथ लेकर के चले। आप यकीन करें, नून लीग जैसी पार्टी कहीं नहीं मिलनी, मैं आपको सही बता रही हूँ। लेकिन अगर वही चीज़ें करनी है, वही चेहरे बार बार वापस आएंगे, उसी तर्ज से अगर पार्टी चलेगी, तो फिर बाबूजी मज़ा नहीं आया। बाबूजी फिर मज़ा नहीं आया। आगे बड़े, सियासत बहुत चेंज हो चुकी है। एनीवेज, अब जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोयटा में है और बिलावल हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, वो कल रात के गए हुए हैं। खैर कोयटा में बहुत सख्त ठंड है और आज उन्होंने अपना यौम तासीस जो है PPPP या 4PP वाली, हाँ उसका यौम तासीस है। तो आई डोंट नो, आई थिंक सो 56 है या 59 है, समथिंग इसी किस्म का उनका जो है यौम तासीस है। एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे मैंने कवर किए हुए हैं, उनके इवेंट्स मैंने कवर किए हुए हैं एज ए रिपोर्टर, एज एन एंकर, और वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, उनमें इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। आई एम श्योर कि इस सख्त सर्दी के अंदर इंतज़ाम तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन तो एक बहाना है। असल मकसद कोयटा में दर्जा हरारत चेक करना है, कोयटा की सरजमीन को चेक करना है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितनी जरखेज़ी पाई जाती है। अगर जरखेज़ी पाई जाती है तो वहाँ से फिर आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और बिलावल तो फिर बहुत कुछ करेंगे, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोयटा का इनका विज़िट है बलूचिस्तान का, ये सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आज की तारीख में मैं बात करूँ, सिर्फ एक फाउंडेशन डे के इवेंट तक ही कामयाब हो सकेगा। उससे आगे जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लान है उनमें इनको कोई कामयाबी नहीं मिलनी है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इलेक्शंस एंड इलेक्शंस। ये जो बातें हो रही है ना कि इलेक्शंस आगे जा रहे हैं और इलेक्शंस जो हैं वो अब होंगे समवेयर अगस्त सितंबर, ये बातें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो निगरान हुकूमत है उन्होंने अब थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। निगरान हुकूमत को जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत कॉन्फिडेंस भी है और उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से, आर्मी चीफ की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सॉलिड ग्राउंड आई है। अब ऐसे में अगर दोबारा से इंस्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं ना तो 2-3 महीने सिर्फ उसी की तैयारियां चल रही होती है और पता नहीं होता, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स होती हैं और पाकिस्तान इन प्रॉब्लम्स का मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन ये सब बातें एक तरफ, ये सब बातें वो हैं जो की जा रही हैं। असल जो खबर है वो ये है कि MQM ने ये कहा है कि भाई जो 18वीं तरमीम है उसके अंदर तरमीम की जाए। MQM के कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनका मतलब है कि कानून साजी के बाद इंतखाबात हों। और जब मैं आपको ये बात बताती हूँ, जब MQM की तरफ से कोई बात आती है ना तो हमें पता होता है कि ये बात एक्चुअली कहाँ से आ रही है। ये बात असल में पावरफुल कॉरिडोर की तरफ से आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, एक बेसिकली कैंपेन आप कह लें, या हो सकता है ये र्यूमर हो या हो सकता है करेक्ट खबर भी हो, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है तो मैं इसको अभी सिर्फ ऐसे र्यूमर ही आपके साथ शेयर करूंगी कि कहा जा रहा है कि जो निगरान सेटअप्स हैं वो ये चाहते हैं, यानी काकर साहब वहाँ सेंटर में और यहाँ पंजाब में मोहसिन नकवी साहब, वो चाहते हैं कि मज़ीद एक्सटेंशन मिले। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर MQM की तरफ से कोई बात आ रही है और MQM जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में है, वो PMLN के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में है, प्लस वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में, यानी कि MQM इज़ दैट पार्टी, चाहे उनकी जितनी चाहे मर्जी सीट्स हों, बट दे आर गोइंग टू सिट ऑन द टेबल। सो जिन पार्टीज़ ने टेबल पर बैठना है, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे इंतखाबात कानून साजी के बाद हों, तो इसमें समझने वाले, देखने वाले, सोचने वालों के लिए बहुत सी निशानी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।